हेलो गाइस। आज बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो जैसा कि आपको पता, वुल्व्स को कोई भी ज्यादा चांस दे नहीं रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर को एक हफ्ते पहले ही सेक किया था और गैरी ओनेल को लाए थे, जिसने लास्ट सीजन बॉर्नमथ को किसी तरह से प्रीमियर लीग में रख लिया था। मतलब सारे ये बोल रहे थे कि बॉर्नमथ रेलीगेट हो जाएगा, लेकिन उसने कुछ भी करके बॉर्नमथ को प्रीमियर लीग में रखा। तो इससे और वुल्व्स और जूलियन लोपेटेगी की ज्यादा बन नहीं रही थी। लोपेटेगी बोल रहा था कि उसको साइनिंग्स चाहिए वुल्व्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, लेकिन उसको साइनिंग्स दे नहीं रहा था बोर्ड। तो आपसी अनबन के कारण वुल्व्स ने जूलियन लोपेटेगी को सैक कर दिया और गैरी ओनेल को लाए। और आप उस मैच के बारे में अगर बात करें हम, तो वुल्व्स फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज्यादा डोमिनेट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। पहले हाफ में ज्यादा चांसेस वुल्व्स के पास से, मैनचेस्टर यूनाइटेड तो 4-5 पास भी सही से कर नहीं पा रहा था। लेकिन एंड ऑफ द डे वो जीत गए और परफेक्ट स्टार्ट मिला एक तरह से उनको। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉल भी था उसमें 94th मिनट में। उनका जो नया कीपर है एंड्रे ओनाना, उसने वुल्व्स के डिफेंडर क्रेग डॉसन को वाइप आउट कर दिया, लेकिन ना ऑन फील्ड रेफरी ने उसको पेनल्टी दिया और ना ही वीएआर ने चेक किया और उसको पेनल्टी चेक दिया। जबकि सब बोल रहे थे कि पेनल्टी है। बाद में जो रेफरी की एसोसिएशन होता है, एफए ने वो उसको एक अपोलॉजी लेटर भी दिया कि ये उनको पेनल्टी मिलना चाहिए था, पर उनको नहीं मिला ये पेनल्टी, और किसी तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-0 से जीत गया। लेकिन परफॉर्मेंस जो था वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं था। इट वॉज अ सब पार परफॉर्मेंस यू कैन से। तो देखते हैं क्या फॉर्मेशन उन्होंने यूज किया था और आगे मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या कर सकती है। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का टीम का सेटअप है इस समय। उनके पास ये खिलाड़ी हैं अभी। और तो हम हर एक पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोलकीपर से। तो इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 3 गोलकीपर हैं। तो जो नंबर 1 है वो एंड्रे ओनाना है। इसको इन्होंने डेविड डेकिया की जगह पे साइन किया है इंटर मिलान से। 50 मिलियन दिए हैं इसके लिए। ठीक है, अमाउंट ठीक है। आजकल बहुत ही इन्फ्लेटेड मार्केट चल रहा है। तो नाना के लिए उन्होंने 50 मिलियन दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्यों उन्हें गोलकीपर चाहिए था? क्योंकि एक उन्हें ऐसा गोलकीपर चाहिए था जो कि शॉट स्टॉपिंग के साथ साथ गुड विद द बॉल एट हिज फीट भी होना चाहिए। मतलब कि वो बॉल के साथ भी खेल पाए, जो कि आज का एक मॉडर्न गोलकीपर में होना ही चाहिए। कि हाँ, कि वो पासेस पिंग कर पाए, शॉर्ट पासेस खेल पाए, फीट के साथ अच्छा हो। तो और इस चीज में एंड्रे ओनाना बहुत सही है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। मिस्टेक्स भी करता है, पर एरिक टेन हाग उसके साथ काम कर चुका है अयाक्स में। तो इसलिए वो चाहता था कि डेविड डिगिया की जगह एंड्रे ओनाना को लेके आए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तारीफ करनी होगी कि क्लब अभी मतलब सेल होने वाला है, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो टेन हाग के हिसाब से साइनिंग्स कर रहा है। लास्ट सीजन भी जितनी भी साइनिंग्स करी थी टेन हाग के मुताबिक ही करी थी, और इस साल भी डेविड डिगिया जैसे लेजेंड को बाहर करना और एंड्रे ओनाना को लाना बहुत बड़ी बात है। तो इस डिपार्टमेंट में तो थोड़ा इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से टेन हाग खेलना चाहता है वैसे ही ओनाना खेलने में मदद करेगा, पर आगे देखते हैं। और बैकअप उसका उनके पास इस समय टॉम हीटन है। अच्छा शॉट स्टॉपर है, एज ज़्यादा हो गई है, पर हाँ बैकअप सही है, क्योंकि 90% मैचेस तो उन्होंने ही खेलेगा। लास्ट सीजन उन्होंने इंटर मिलान के साथ चैंपियंस लीग फाइनल तक गया था, और उस फाइनल में मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट पेप गार्डियोला ने बहुत तारीफ करी थी। बोला था कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कीपर है, कैसा लग रहा था कि कोई मिडफील्डर खेल रहा है गोल में। और बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है डीन हेंडरसन के साथ। डीन हेंडरसन लास्ट ईयर नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ लोन पे था, लेकिन जैन फैब में इंजरी हो गई तो वो वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गया था। और ऐसा लग रहा था कि हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट फिर से साइन कर लेगा। डील लगभग 20 मिलियन के लिए पक्की हो भी गई थी, पर अब ये डील शायद नहीं होगी। रीजंस पता नहीं क्या है, कि उसकी इंजरी को लेकर डाउट आ गए नॉटिंघम फॉरेस्ट को, क्योंकि अभी तक इंजरी से रिकवर किया नहीं है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सीजन वो एज अ थर्ड चॉइस, या फिर अगर फिट हो जाता है तो सेकंड चॉइस गोलकीपर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ही रहेगा। तो मैंने इसको रेड में इसलिए रखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये हेंडरसन चला तो, पर अभी इस समय ये रहेगा। अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेंटर बैक्स की। तो इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 4 सेंटर बैक्स हैं। उसमें से स्टार्टिंग तो आप कहोगे कि ये 2 सेंटर बैक्स अभी इस मैच में भी स्टार्ट करे थे, और यही इनकी प्रेफरेबल सेंटर बैक्स रहेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के। लिसांड्रो मार्टिनेज और रफा वारान, दोनों ठीक है। मार्टिनेज गट्सी है और टैकल्स अच्छे करता है, पर ऑन द बॉल इतने स्किल्स है नहीं इसके पास, और हाइट बहुत कम है, और प्रीमियर लीग में
एक डिफेंडर के पास हाइट होना बहुत जरूरी है। तो इस पोजीशन में वो इम्प्रूव कर सकते हैं, पर मुझे लग नहीं रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई नया सेंटर बैक लाएगी, गिवन दैट कि सब लोग बोल रहे थे हैरी मैग्वायर चला जाएगा वेस्ट हैम के साथ। वेस्ट हैम के साथ तो उसकी डील भी हो गई है, उसको कैप्टनसी से भी हटा दिया था टेन हाग ने। पर अब ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से और हैरी मैग्वायर की तरफ से बोला जा रहा है कि हैरी मैग्वायर वांट्स टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फाइट फॉर हिज प्लेस। और वेस्ट हैम वालों ने मैनचेस्टर यूनाइटेड का फी तो एग्री कर ली थी, पर वो मैग्वायर को कन्विंस नहीं कर पाए। तो इस सीजन मैग्वायर रहेगा ही और बैकअप की तरह रहेगा। और उनके पास लिंडलॉफ भी है, जो कि अगर इनमें से कोई इंजर्ड होता है तो एक एबल डिप्यूटी है। पर वर्ल्ड क्लास कोई भी नहीं है, वर्ल्ड क्लास इनमें से केवल रफा वरान है, लेकिन इसकी भी अब एज 30+ हो गई है। तो अब ज़्यादा डिपेंड हो नहीं सकते हैं, ज़्यादातर टाइम इंजर्ड रहता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में यही है कि अगर ये दोनों इंजरी फ्री रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनको कोई ना कोई साइनिंग करनी ही पड़ेगी। और मैगवायर जा रहा था तो ये दो लोगों से लिंक हो रहे थे, एक टुडीब्यू था और एक बेंजामिन पवार्ड था। ऐसा बोला जा रहा था कि अगर पवार्ड आता है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के पास 2 3 4 सेंटर बैक हो गए हैं और पवार्ड नया चैलेंज चाहता है, तो पर्सनल टर्म्स एग्री करना तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। लेकिन अब चार पहले से ही है, एक एरिक बाइली भी है जो कि बोल रहे हैं कि गैलातासराय चला जाएगा, पर वो भी गया नहीं है। तो अभी पवार्ड और टोडिबो तो बहुत मुश्किल लग रहे हैं साइनिंग्स के लिए। अभी ये चार ही रहेंगे और स्टार्टिंग रहेगी इनकी। स्टार्टिंग 11 में अभी अगर फिट रहते हैं तो इन दो से ही स्टार्ट करेंगे, लिसांड्रो मार्टिनेज और रफा वारान से। और गोलकीपिंग में तो मैंने आपको बता ही दिया जैसे कि हाँ, उनाना ही रहेगा। अब बात करते हैं लेफ्ट बैक की। तो फर्स्ट चॉइस रहेगा लूक शॉ, इसके बैकअप में रहेगा मलाशिया। मलाशिया को डच लीग से साइन किया था लास्ट ईयर एरिक टेन हाग ने। थोड़ा इम्प्रेस किया, मार्टिनेज जैसा है पर उतना स्किलफुल नहीं है, उतना टैलेंटेड नहीं है मलासिया। बाकी सब सही है, टेनेशियस है, सब है, लेकिन लूक शॉ ही फर्स्ट टीम में रहेगा। और हाँ, एज अ बैकअप मलाशिया ठीक है। एक उनके पास यंगस्टर है जो दोनों इंजर्ड हो गए तो ये काफी गेम खेला था, ब्रेंडन विलियम्स। पर इसको भी बोल रहे हैं कि लोन पे जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता कोई लोन पे जाएगा, क्योंकि टेन हाग बिलीव करता है कि वो मतलब बैकअप रखे ऐसे में। क्योंकि शॉ को कभी कभी जब मार्टिनेज इंजर्ड हो जाता है तो वो शॉ को सेंटर बैक में खिला लेता है और मलासिया को ऐसा लेफ्ट बैक खिलाता है। तो ऐसे में विलियम्स मलासिया का बैकअप बन जाता है। तो मलासिया और इसको हटाते हैं और शॉ को अभी लेफ्ट बैक पे रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैच में यही था। और मेन दिक्कत है राइट बैक में कि डालो और वैन वैन बिसाका जो है, दोनों बहुत डिफरेंट प्लेयर्स हैं। और लास्ट सीजन मोस्ट ऑफ द मैचेस डिएगो डलॉट खेला था, लेकिन इस सीजन जो पहले मैच में स्टार्ट किया वो वैन बिसाका ने किया। वैन बिसाका डिफेंसिवली बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट वन ऑन वन डिफेंडर्स है ये। पर गोइंग फॉरवर्ड इसके पास ज़्यादा एट्रीब्यूट्स है नहीं, और जो कि मॉडर्न गेम में चाहिए आपको। अगर आप फुल बैक हो तो आपको आगे जाके क्रॉस करना आना चाहिए, आगे जाके आपको अपने यहाँ पे जो उनका डिफेंडर होता है उसको बीट करना आना चाहिए, ओवरलैपिंग रन्स करने चाहिए, जो कि वैन बिसाका उतना अच्छा नहीं है इन सब चीज़ों में, लेकिन डिफेंडिंग में बहुत अच्छा है। तो यही लगता है मुझे कि जब बड़े मैचेस हुआ करेंगे, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा सा डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वैन बिसाका खेला करेगा। और जो छोटी टीम्स हैं जो लो ब्लॉक के साथ खेलेंगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, तो उनमें डिएगो डलर्ट खेलेगा। ये गोइंग फॉरवर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं है। तो अभी तो डायलॉग को बाहर रखते हैं, क्योंकि पहले मैच में वैन बिसाका खेला है। और जॉनी एविंस को इन्होंने साइन कर लिया है। पता नहीं क्यों साइन कर लिया है, 37 38 ईयर्स का है, इनका एक्स प्लेयर है, तो वही सेंटीमेंट के कारण साइन कर लिया, कोई मतलब नहीं है। पता नहीं, अगर सब इंजर्ड हो जाते तो एक आध मैच खेलने को मिल जाए एविंस को, पर वह नहीं मिलेगा। अब मेन दिक्कत आती है सीडीएम की, जो कि पूरे सब टीमों को ही आ रही है, आप देख सकते हो। एक एक सेंट्रल मतलब सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर 100 मिलियन से ऊपर पे जा रहे हैं इनके पास। कहने को तो वर्ल्ड क्लास कैसेमीरो है, पर कैसेमीरो भी 30+ हो गया है और इंजर्ड रहने लगा है आजकल। इसके बैकअप में केवल फ्रेड और मैक्टोमिनी है, और फ्रेड की तो ऑलमोस्ट खबर आई गई है कि टर्किश लीग में गैलेटासराय या बेसिक्तास को ज्वाइन कर लेगा ये बंदा। तो फ्रेड हटा देते हैं, सही खिलाड़ी था फ्रेड। मुझे लगता है फालतू में क्रिटिसिज्म ज्यादा होता था कि किसी ना किसी को तो स्क्रिप्ट बनाना ही है, तो वो फ्रेड को बना देते थे। ऐसे ही मैक्टोमनी भी अच्छा खिलाड़ी है, पर वही है कि जब टीम अच्छा नहीं करती है तो वो आप इजी टारगेट्स ढूंढते हो। एकेडमी का प्लेयर है तो मैक्टोमनी ने अच्छे गोल्स भी करे हैं, पर मुझे लगता है मैक्टोमनी एज अ बैकअप रहेगा अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी को साइन नहीं कर पाती है। अभी इस पोजीशन में लिंक किसके साथ हो रहे हैं, तो मोरक्को का एक डिफेंडर है सोफियन, डिफेंसिव मिडफील्डर है सोफियन अमराबाद करके, फ्योरेंटीना के लिए खेलता है इटली में। इसके साथ लिंक हो रहे हैं, लेकिन वही है, मैनचेस्टर ने बिड नहीं किया है अभी तक। लेकिन ये है कि अगर बिड करेगा और सही बिड करेगा तो फ्योरेंटीना को बेचने में दिक्कत होगी नहीं।
लेकिन अब पता नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के इंटरनली क्या चल रहा है, क्योंकि क्लब अभी मिडिल में है सेल होने के। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए ज्यादा एक एक साथ जा नहीं रहे हैं प्लेयर्स के लिए। पर ये है कि कोई ना कोई तो प्लेयर साइन करेंगी मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 सितंबर से पहले। और मेरे हिसाब से क्योंकि और सारे प्लेयर्स चले गए हैं इधर उधर, तो एक यही बचता है सोफियन अमराबाद। देखते हैं आता है कि नहीं आता, पर इस समय तो कैसोमीरो ही खेलेगा। और उसने स्टार्ट भी किया था, मैकटोमिनी बैकअप रहेगा। अब बात करते हैं बाकी दो मिडफील्डर्स की। वेंडवीक भी चला जाएगा, इसके रियल सोसिएडाड से डील होने वाली है, तो ये चला जाएगा। अब बचते हैं ये इन दो पोजीशन के लिए तीन खिलाड़ी, जो कि मेरे हिसाब से कम है। एक बचता है ब्रूनो फर्नांडिस। इसको कैप्टनसी दी गई है, तो ऑलमोस्ट हर मैच तो खेलेगा ही है। ये इस हाफ स्पेस में खेलता है, और इनका सबसे क्रिएटिव फोर्स यही है। मतलब जो कुछ भी ऑफेंसिव करते हैं इसके थ्रू ही जाता है। बहुत सही खिलाड़ी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का लास्ट के 2-3 साल में बेस्ट खिलाड़ी रहा है। आप इसको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बोल सकते हो। और बाकी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी से मेसन माउंट को साइन किया है 50-60 मिलियन में। कहने को सब इसको बहुत लाइक करते हैं, पर मुझे लगता है वही कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश ओवर हाइट प्लेयर्स में आता है ये। 2-3 साल से चेल्सी में कुछ किया नहीं है, टेक्निकली अच्छा है पर मतलब वर्ल्ड क्लास नहीं है। और इस पोटेंशियल है, पर मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही हाइप कर दिया है इसको। क्रिश्चियन एरिक्सन वही है कि अपने हार्ट अटैक के बाद से वो प्लेयर रहा नहीं है, और ज्यादा बर्डन दिया नहीं जाता है उसको। पूरे सीजन में 20-30 मैच खेलेगा, और उससे वो स्टेमिना की आप उम्मीद भी नहीं करते हो। पर ये स्टार्टिंग मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस से करेंगे। मेसन माउंट को पहले मैच में थोड़ा सा पीछे खिलाया था, फिर उसको कम लाइसेंस था आगे जाने का। पर यही है कि अगर कोई अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करते हैं और छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तो मेसन माउंट को इस एरिया में खेलने की आज़ादी रहेगी कि हाँ अप एंड डाउन करना पड़ेगा मेसन माउंट को। और इस चीज़ के लिए मेसन माउंट जाना भी जाता है कि हाँ स्टैमिना अच्छा है, पूरे अपनी मेहनत से खेलता है। तो मेसन माउंट इस स्पेस में खेलेगा, ब्रूनो फर्नांडिस इस स्पेस में खेलेगा। दोनों से आप 5-10 गोल की उम्मीद करते हो। पर इसमें भी यहाँ पे भी मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहे तो एक आध क्रिएटिव मिडफील्डर को ऐड कर सकती है। अब वो किसे साइन करेंगे ये नहीं पता। अब जैसे फिल फोडन टाइप प्लेयर है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी उसे बेचेगा नहीं, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अब बात करते हैं लेफ्ट विंग की। अब लेफ्ट विंग पे पहले मैच में तो गर्नाचो खेला था। अगर गर्नाचो नहीं खेलता है तो रैशफोर्ड खेलेगा। तो रैशफोर्ड को एज ए स्ट्राइकर खिलाओगे कि एज ए लेफ्ट विंग खिलाओगे, ये डाउट रहता है। पर मुझे लगता है कि उन्होंने साइन किया है रेसमस हॉजलैंड को एज स्ट्राइकर में खेलने के लिए। जब अगर हॉजलैंड को 60-70 मिलियन में खरीदा ही है, तो इसको खिलाएंगे एज ए स्ट्राइकर। और रैशफोर्ड खेलेगा लेफ्ट विंग पे। रैशफोर्ड लास्ट सीजन अच्छी फॉर्म में था, 15-20 गोल करे। और गर्नाचो तो यही है कि अपकमिंग टैलेंट है, अर्जेंटीना का है, तो बहुत ही ज्यादा हाइप है। पर उतनी कुछ खास बात लग नहीं रही है गर्नाचो में। पहले मैच में भी कुछ किया नहीं ज्यादा, पेरी फेरी पे ही रहा मैच की। तो गर्नाचो भी मेरे हिसाब से स्टार्टिंग 11 में नहीं रहेगा, एज अ सब्स्टिट्यूट ही खेलेगा। और रैशफोर्ड स्टार्ट करेगा लेफ्ट विंग पे, हॉजलैंड स्टार्ट करेगा स्ट्राइकिंग पे। अब स्ट्राइकिंग में इनके पास वो कौन है बैकअप। तो लास्ट सीजन मार्शियल को सेविया लोन पे भेजा था, लेकिन उसको वापस बुला लिया फिर जनवरी में। तो एज अ मार्शियल ये है कि हाँ एज अ स्ट्राइकिंग में बैकअप की तरह रहेगा। पोटेंशियल बहुत था बंदे में, सबसे महंगा टीनेजर साइन किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2015 में उसको। पर अपने पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पाया, आधे से ज्यादा टाइम इंजर्ड ही रहता है। तो ये भी बाहर हो गया। अब एक इनके पास एक ये है प्लेयर पेलिस्ट्री। ये क्या है, ये एज अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकता है और राइट विंग भी खेल सकता है। तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड इस एरिया के लिए कोई प्लेयर साइन नहीं करती है, तो उनका यही इसके पीछे लॉजिक होगा कि वो पेलिस्ट्री को प्रमोट करेंगे। अभी 18-19 साल का है, पर हाँ बहुत उम्मीदें हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को इससे। तो उसको यहाँ पे ही खिला सकते हैं। अब बात करते हैं राइट विंग की, तो वहाँ पे एंटनी जो है, जो 90 मिलियन में साइन किया था, इसको एज अ स्टार्टर है ये राइट विंग पे। और उसके बैकअप में सांचो है, जो राइट विंग पे भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग भी खेल सकता है। सांचो को भी 80-90 मिलियन में साइन किया था, पर वही है कि इसने अपना पोटेंशियल फुलफिल किया नहीं है। इसको ये जो फिजिकलिटी है प्रीमियर लीग की, उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और बुंदसलीगा में तो भाई के बहुत अच्छे स्टैट्स थे कि यहाँ 10 गोल, असिस्ट, 15 गोल, 20 असिस्ट, 2-2 सीजन में ऐसे कर रहा था। पर प्रीमियर लीग में आके फेड आउट हो गया है। पर कहते हैं, देखते हैं कि सबने बोला है कि टेन हाग के अंदर एक सीजन रहा है, तो इस सीजन इसका ब्रेकआउट सीजन हो सकता है। और अगर नहीं होता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की दिक्कत है, क्योंकि एंटनी भी वही है कि
मतलब एक ही स्किल आती है एंटनी को कि वहाँ वो ड्रिब वो मतलब कुछ स्किल करता है एक खिलाड़ी को बीट करने के लिए, उसके बाद क्रॉस नहीं कर पाता है, अपने 2-3 डिफेंडर को बीट नहीं कर पाता है, और एंड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है एंटनी के पास। एक दो गोल मार देगा इधर से अपने लेफ्ट फुट पे, पर इसके अलावा ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। उसके लिए 90 मिलियन देना तो बहुत ज्यादा था। अब समय के साथ ये लग रहा है कि 40-50 मिलियन के प्लेयर के लिए आपने 90-100 मिलियन दे लिया है। अब जब 90-100 मिलियन दे लिए तो ये है कि आपको फर्स्ट टीम में खिलाना भी पड़ता है। तो ये बात होगी एंटनी की। एंटनी स्टार्ट करेगा, सैंचो एज अ बैकअप रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11 रहेगी। हॉजलैंड स्ट्राइकिंग पे रहेगा, रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे, एंटनी राइट विंग पे, ब्रूनो राइट सेंटर मिडफील्डर, मेसन माउंट लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर, और कैसेमीरो रहेगा सीडीएम। और फैन बिसाका राइट विंग पे राइट बैक रहेगा, लूक शॉ लेफ्ट बैक पे रहेगा, मार्टिनेस लेफ्ट सेंटर बैक, वरान राइट सेंटर बैक, और उनाना। अब मुझे लगता है अगर ये टीम रहेगी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन थर्ड फिनिश करी थी, अब इस बार कहाँ फिनिश करेगी। तो सारी टीमें इवॉल्व करी हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग भी खेलना है। तो इस स्क्वाड के साथ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इक्विप्ड लग नहीं रही है। और बाकी सारी टीमों ने इम्प्रूव किया है। न्यू कासल ने अच्छे अच्छे प्लेयर साइन करे हैं, चेल्सी ने इतना सारा पैसा खर्च किया है, और एस्टन विला ने भी मूसा डियाबी को साइन कर लिया है। लिवरपूल भी अच्छे अच्छे प्लेयर साइन कर रही है और अभी करेगी भी, उनके पास भी 100-150 मिलियन की किटी है अभी खर्च करने के लिए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऐसा लग नहीं रहा है। और लास्ट सीजन भी वो लकी रहे थे थर्ड फिनिश करने के लिए, क्योंकि बाकी टीमें बहुत खराब परफॉर्म करी थी। तो अब यही है कि थर्ड से प्रोग्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे। टाइटल चैलेंज तो मुझे लगता नहीं है इनके बस की है। टॉप फोर भी मैं तो इन्हें नहीं देख रहा हूँ फिनिश करते हुए। मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉप 6 में फिनिश करेंगे ये, क्योंकि इस स्क्वाड में कोई भी, अब हॉजलैंड ये है कि अभी पहला सीजन है तो प्रीमियर लीग में एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। रैशफोर्ड का ये है कि एक सीजन अच्छा खेलता है, एक सीजन अच्छा नहीं खेलता है। अब एक ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ब्रूनो फर्नांडिस, अब ब्रूनो फर्नांडिस अकेला क्या करेगा। 3-4 साल से कर रहा है तो वही अपनी टीम को थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे फिनिश करवा पा रहा है। चैंपियंस लीग में भी कोई चांस नहीं है। वही है कि लास्ट सीजन लीग कप जीते थे, इस बार भी किसी कप में अच्छा रन होगा तो वो जीत सकते हैं, अदरवाइज तो इस टीम को मैं 6 पे देख रहा हूँ फिनिश करते हुए। ये मेरा प्रोडिक्शन है। आपका क्या प्रोडिक्शन है आप कमेंट्स में बताओ। और ये एनालिसिस था मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड का। और मिलते हैं ऐसी किसी अगले वीडियो में, किसी लिवरपूल का एनालाइज करेंगे उसमें, क्योंकि उनके पास कोई सीडीएम नहीं है। चेल्सी से उन्होंने 2 बार मुंह की खा ली है। अब लिवरपूल इतना हिस्टोरिक क्लब है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चेल्सी से कैसे हार सकते हैं हम ट्रांसफर बैटल में, जब हम पैसे देने को भी तैयार हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में इतना ही। मैं 6 पे इनको फिनिश करते हुए देख रहा हूँ इस सीजन। आप कमेंट करो कि आप कहाँ देख रहे हो इनको फिनिश करते हुए। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ।